हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से कुछ 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंडेटरी हॉल मार्किंग के ऊपर। बट जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एक्ट को बनाना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाना उतना ही डिफिकल्ट होता है। कुछ ऐसा ही हुआ मैंडेटरी हॉल मार्किंग के लिए। गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि ऑल ओवर इंडिया इसको एप्लीकेबल कर देंगे, पर ड्यू टू वेरियस शॉर्टकमिंग्स एंड शॉर्टेज इन रिसोर्सेज ये एक्ट पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो जब से वीडियो बनाई थी तब से लेकर अब तक के इसके अंदर ये कुछ चेंजेस हो चुके हैं। कुछ जगह जहां ये पहले एप्लीकेबल होना था वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से चेंजेस जो उस दिन से लेकर लास्ट वीडियो से लेकर अब तक के आ चुके हैं और आज इफेक्टिव रूल क्या बनता है। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीप किनरा, आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं ए&एच सेंटर्स की। तो ए&एच सेंटर्स वो जगह होती है जहां पर बेसिकली हॉल मार्किंग कराई जाती है। ज्वेलर अपनी गोल्ड ज्वेलरी को ए&एच सेंटर्स को भेजते हैं, वहां से हॉल मार्किंग होके आती है एंड आफ्टर दैट वो उसको सेल करते हैं। वेरियस रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई गई कि इंडिया में सफिशिएंट नंबर ऑफ ए&एच सेंटर्स नहीं है। अभी जो फिलहाल नंबर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 950, विच इज क्वाइट लेस इन नंबर एज कंपेरेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इतनी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी बिकती है कि सिर्फ 950 सेंटर्स वो पूरी कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखा और कुछ चेंजेस करे इंप्लीमेंटेशन के लिए। चेंज नंबर 1, पहले ये जो मैंडेटरी हॉल मार्किंग पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होनी थी, इसको फेजेस में एप्लीकेबल किया गया। और फेजेस में भी दो तरीके से। सबसे पहले इंडिया में पूरे में एप्लीकेबल होनी थी, अब सिर्फ 256 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल होगी। सेकेंडली, पहले 100% ज्वेलर्स को बोला गया था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या आपको हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचनी है, बट इस रूल को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और अब रूल कुछ ऐसा है कि जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है उनके ऊपर ये रूल मैंडेटरी नहीं है। इफ दे विश टू कंटिन्यू दे मे, बट मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं है बिलो 40 लाख के टर्नओवर के लिए। गवर्नमेंट ने नियर फ्यूचर में ए&एच सेंटर्स को बढ़ाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहले तो उन्होंने अपने जितने करंटली एग्जिस्टिंग ए&एच सेंटर्स हैं उन सबको परमिट किया है कि आप अपनी 5 ऑफ साइट लोकेशंस लगा सकते हैं। 5 ऑफ साइट लोकेशंस पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज होंगी जो ए&एच सेंटर्स पे होती हैं, एक्सेप्ट फॉर फायर से। इन ऑफ साइट लोकेशंस पे ऑलमोस्ट वो सारा काम हो पाएगा जो ए&एच सेंटर्स पे होता है। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे बैंक के एक्सटेंशन काउंटर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑफ साइट लोकेशंस है ये ए&एच सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही काम करेंगी। प्लस गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जिन एरियाज में अभी फिलहाल कोई ए&एच सेंटर्स नहीं है, जो बेसिकली 256 डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर हैं, अगर वहां पर कोई ऑफसेट लोकेशन लगाई जाएगी या वहां पर कोई ए&एच सेंटर खोलना चाहेगा तो वहां पर गवर्नमेंट 75% कॉस्ट में छूट देगी। गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि कुछ ही टाइम में टोटल नंबर ऑफ ए&एच सेंटर्स को बढ़ाकर 5000 करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो दे कैन आस्क फॉर द लाइसेंस, दे मे गेट इट वेरी सून। इसके बाद जो लोग उन 256 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ज्वेलर हैं, यदि वो इस लॉ को एप्लीकेबल करवाना चाहें अपने ऊपर तो करवा सकते हैं, मनाही कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि वहां पर मैंडेटरी जैसी कोई चीज नहीं है। एक बहुत कंफ्यूजन आई थी कि एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कराना किसको है, तो गवर्नमेंट ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे होलसेलर हो या ज्वेलर दैट इज सेलर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्स्ट टाइम सेल करेगा उसको हॉल मार्किंग करानी पड़ेगी। बिकॉज सी, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर तो नहीं हो सकते ना कि सिर्फ आप बना के अपने पास ज्वेलरी रख लो। ऑब्वियसली अगर आप बना रहे हो तो उसको किसी को बेचोगे भी। अगर आप होलसेलर को बेच रहे हो तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास यदि बिक रही है तब भी आपको हॉल मार्किंग करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एक और बात क्लैरिफाई करी कि बार बार हॉल मार्किंग कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बार यदि हॉल मार्किंग हो जाएगी तो वो अपने आप में कंप्लायंस की पूर्ति हो जाएगी। सपोज मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचना था ज्वेलरी का, तब उस टाइम पे यदि हॉल मार्किंग हो गई तो अब उस डिस्ट्रीब्यूटर को फर्दर हॉल मार्क कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसको होलसेलर को बेच सकता है, होलसेलर उसको रिटेलर को बेच सकता है और रिटेलर उसको आगे कस्टमर को बेच सकता है। बार बार हॉल मार्किंग नहीं करानी। इसके बाद कुछ जॉब वर्कर्स होते हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग का काम करते हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, जो कि डायरेक्टली सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि यदि कोई जॉब वर्कर डायरेक्टली सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको अपनी मैंडेटरी हॉल मार्किंग की गाइडलाइंस को एप्लीकेबल नहीं करवाना है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। बट उनको इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेलिंग एंड वी वर्क ओनली एज अ जॉब वर्कर। ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि जिनकी 40 लाख से कम की टर्नओवर है उनके ऊपर ये मैंडेटरी हॉल मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि यदि कोई उनमें से हॉलमार्क्ड ज्वेलरी बेचना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसमें मनाही कुछ नहीं है।
कंफ्यूजन ये भी थी कि सर ये जो हॉल मार्किंग का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये कितने टाइम के लिए वैलिड होगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर बात आती है कि इंपोर्टेड ज्वेलरी के केस में क्या होगा। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि यदि आप इंपोर्टेड ज्वेलरी लेके आएंगे, लाइक बाहर से, इंडिया के बाहर से ज्वेलरी परचेज करके लाएंगे, उसको बेचने से पहले आपको इंडिया में हॉलमार्क कराना पड़ेगा। चाहे उस पर बाहर हॉल मार्किंग हो भी रखी हो तब भी आपको इंडिया की हॉल मार्किंग करानी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कुछ चीज़ें इस हॉल मार्किंग के लॉ से बाहर हैं, जैसे कि अगर आप गोल्ड थ्रेड का कुछ बनाते हो या बुलियन बनाते हो। इस लिस्ट में कुछ एडिशंस और हुई हैं जिन चीज़ों के ऊपर ये मैंडेटरी हॉल मार्किंग एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट करके दोबारा री इम्पोर्ट करते हो ज्वेलरी, तब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज जब एक्सपोर्ट हो रही होगी उससे पहले ही उसके ऊपर कहीं ना कहीं हॉल मार्किंग हो चुकी होगी, तो दोबारा से हॉल मार्किंग कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद अगर आपके कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं वहां भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा यदि B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस लगते हैं जो अप्रूव बाय गवर्नमेंट हैं, उन केसेस में भी आपको हॉलमार्क ज्वेलरी लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्वेलरी नॉन हॉलमार्क चला सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरी की ज्वेलरी होती है, जैसे कि कुंदन हो गया, पोल्की हो गई, जदाऊ हो गया, इन केसेस में भी आपको हॉलमार्किंग नहीं करानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड वॉच या फाउंटेन पेन्स के ऊपर भी आपको हॉल मार्किंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन है री हॉल मार्किंग के ऊपर। सबसे पहले ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने हॉल मार्किंग करा ली तो आगे रिटेलर को हॉल मार्किंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आपके पास ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी है तो इस लॉ के आने के बाद या इस रेगुलेशन के आने के बाद आपको उस ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी को दोबारा से हॉलमार्क कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पुरानी हॉलमार्किंग ही चल जाएगी। थर्ड, ऐसा मानते हैं कि किसी ज्वेलर ने किसी कस्टमर को कोई हॉलमार्क ज्वेलरी बेची थी, 2-3-4 साल यूज करने के बाद कस्टमर उसको वापस बेचने के लिए आ गया ज्वेलर के पास। अब ज्वेलर के पास जो ज्वेलरी वापस आई है, यदि वो हॉलमार्क है, उसको फर्दर हॉलमार्क कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन करके आए हैं कि इंपोर्ट के केस में री हॉलमार्किंग होगी। यदि बाहर से हॉलमार्किंग हो भी रखी होगी तब भी जब इंपोर्ट करोगे तो इंडिया में एक बारी हॉलमार्किंग दोबारा करानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि यदि आपके घर में कोई नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी पड़ी है, वो आप अब भी बेच सकते हो ज्वेलर को, उस पर हॉलमार्किंग के नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब सपोज करते हैं कि ज्वेलर ने A&H सेंटर के पास कोई ज्वेलरी बेची क्लेमिंग इट टू बी 22 कैरेट्स। अगर A&H सेंटर को लगता है कि 22 कैरेट की नहीं है तो विदाउट हॉलमार्किंग उसको ज्वेलर के पास वापस भेजना अनिवार्य है। इसके बाद अगर बाद में ये पाया गया कि हॉलमार्किंग गलत कर दी गई है, वो 22 कैरेट की नहीं थी लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर से गलती हो गई और उसको 22 कैरेट का बोल दिया गया है, तो दोनों के ऊपर पनिशमेंट आएगी, हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर भी और उस ज्वेलर के ऊपर भी। एक और कंफ्यूजन जिसको गवर्नमेंट ने क्लियर किया है वो ये है कि सपोज करो मैन्युफैक्चरर ने हॉलमार्किंग कराई थी और अब रिटेलर उसको कस्टमर को बेच रहा है। सपोज करो कस्टमर को किसी तरीके से पता लग गया कि इसके अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी लिखी गई है, तो क्लेम किसको देना पड़ेगा? ऐसा है कि वो ज्वेलर जो बेच रहा है क्लेम उसी को देना पड़ेगा, बट वो उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस कर सकता है या उसको बोल सकता है कि भाई आपकी हॉलमार्क ज्वेलरी में उतनी प्योरिटी नहीं है जितनी आपने क्लेम करी थी, तो उनका सेटलमेंट अपने आप होगा। बट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो कस्टमर उसी से क्लेम करेगा जिससे कस्टमर ने ज्वेलरी परचेज करी है। आई होप ये सारी नई अपडेट्स आपको प्रॉपर्ली समझ आई हो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर इन वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन एडिशन मिलता है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल बटन। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।